नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार, उसके शोध में ये समर्पित आपका साथी आपके हर सवालों के जवाब लेकर के रविवार को हाजिर होता है, जिसे यूट्यूब पर लोड किया जाता है। प्रत्येक रविवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 10 बजे इस ऑनलाइन निःशुल्क क्लास में आपके बीच होता है और ये क्रम हमारा पिछले 17 अप्रैल 2020 से निरंतर जारी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पिछले 37 वर्षों से मैंने जो एक ज्योत जला रखी है और उस ज्योति में, उस दीपक में आप सब अपना तेल सैने सैने क्रमवार डाल रहे हैं और जिससे दीपक लगातार जलता जा रहा है। आगे भी मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रहे और आप सबके घरों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दीपक में तेल डालने की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने की अभिलाषा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का ये क्लास मैं शुरू करता हूं। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य विषय को उठाऊं, हमारे एक साथी ने, शायद चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, मुझे नाम नहीं याद है, चूँकि मैंने 3 दिन पहले उनको लिखा था कि मैं बुधवार की क्लास में इस बात की चर्चा करूंगा। इन्होंने लिखा था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईएच की दवाएं क्षारीय होती हैं, इस कारण से खटाई खाने से मना किया जाता है कि ये एसिड मीडियम में काम नहीं करेंगी। तो क्या ये सच है? अब सवालकर्ता ने थोड़ा सा सवाल को सही क्रम में नहीं किया। दवाएं क्षारीय हैं तो खटाई ना खाई जाए। दरअसल यही तो विवाद है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को बताने और समझाने का। 150 वर्षों से चली आ रही चिकित्सा पद्धति अभी मान्यता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अभी इसको चौखट पर भी पैर रखने की अनुमति इसीलिए नहीं मिली कि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा ही नहीं गया, और जिन लोगों ने समझा वो इसको समझाने की जहमत नहीं उठाए। जिन लोगों ने इस पर चिंतन और मनन करना शुरू किया वो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने बिजनेस में लग गए। अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले एक वीडियो आज फिर मैं सुन रहा था, जिसमें एक संस्था के सदस्य या पदाधिकारी अपने एक निश्चित पेटेंट की बात एक इंटरव्यू में कर रहे थे और ये इंटरव्यू पैसे खर्च करके कराए जाते हैं। जैसे मेरे जो इंटरव्यू आप सुनते हैं, उस इंटरव्यू में आपको मेरा ये कमरा, मेरा ये चैम्बर दिखाई पड़ता होगा और उसके बगल में इंटरव्यू करता जो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात या असम में बैठा अपने स्टूडियो से हमारा इंटरव्यू ले रहा है। यानी हमारे और उसके बीच की दूरी लगभग 1000 से 1500-1600 किलोमीटर की दूर होती है। यानी वो इंटरव्यू करने वाला संवाददाता या पत्रकार हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आप सबकी चाहत को जानते हुए हमको खोज लेता है। और इस तरह के जो इंटरव्यू प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें चाहे उन्हीं के स्टूडियो में पर्दा लगा हुआ है, एक तरफ इंटरव्यू देने वाले बैठे और एक तरफ इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, और चुने चुनाए सवाल उनके सामने पहले से रख दिए गए हैं और कहा गया इसी विषय पर बात करिएगा, हम इसी पर बोलेंगे। और बार बार अपने प्रोडक्ट की बात की। उन्होंने यहां तक उस प्रोडक्ट के बारे में कह दिया कि इस प्रोडक्ट के नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाने लगा। हालांकि मैंने उस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लिखी। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अभी भी लोग अपनी व्यक्तिगत पैतृक संपत्ति, पिता पुत्र की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बना रखे हैं और ये कई घरानों में चला आ रहा है। ठीक उस तरीके से जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने पारिवारिक स्तर पर पारिवारिक रूप में उसको डेवलप करती हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा इसको पिता पुत्र की संपत्ति बना दी गई है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली न रह करके पिता पुत्र के बंद कमरों की एक प्रॉपर्टी बन गई है। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट के नाते ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जानी गई, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि जिस प्रोडक्ट की बात वो करते हैं
उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही मेडिसिन इस बात को वो साबित करे जरा सबके सामने सामाजिक मंच पर। और जिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को वो कहते हैं कि मेरे दवा खाने में बनती है, उनका वो दवा खाना, उनका वो प्रयोगशाला, उनका वो शोध संस्थान है कहाँ, किस जगह पे। अगर वो दावा करें तो मैं अपने 5 सदस्यीय साथियों के साथ वहां पहुंचना चाहूंगा। अगर उनका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वहां पर उपकरण लगा हुआ है, औषधियां बनाने के तौर तरीके वहां हमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करूंगा और अपनी गलती को स्वीकार करके उनके चरण स्पर्श करके, यद्यपि मुझसे उम्र में छोटे हैं फिर भी मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। न तो वो अपना हमको लैब दिखा पाएंगे, न वो अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा बनाने के वो उपकरण दिखा पाएंगे, न उनके पास कोई ऐसा लैब है, ना ऐसा कोई उपकरण है। हाँ, हो सकता है कि एक अच्छा खासा बना हुआ ड्राइंग रूम हो, पर्दे अच्छे लगे हों, मोटी मोटी किताबें रखी हों, पीछे 10-20 फोटोएं लगी हों, और उसको अपना ऑफिस दिखा दें और लैब और मेंटेनेंस का उपकरण हमको दिखाने से कतरा जाए और बार बार ये कहें कि मेरा पेटेंट ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के को प्रचार प्रसार कर रहा है। बहुत ही दुख होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी मानता के कगार पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, और लोग अपने व्यक्तिगत प्रोडक्ट को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की छाप देते हैं। मैं तो 38 औषधियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक छाप देता हूं, मगर हमारे वो छोटे भाई केवल एक प्रोडक्ट को, और बार बार ये कहते हैं कि हमारे फला अध्यक्ष ने इस संस्था को चलाया और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको मान्यता दी। तरह तरह की बातें तमाम होती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही औषधियों से अपने पेटेंट को बना रहे हैं तो कृपया हमारे 5 सदस्यों को आमंत्रित करिए, क्योंकि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने आपको एक बार चैलेंज किया था कि आप प्रयागराज के मंच पर आ जाइए और हमसे एंजाइम्स के संदर्भ में और बायो एनर्जी के संदर्भ में खुला वाद विवाद कर लीजिए, और हम देखें कि हम आपको बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे एंजाइम प्रूव करते हैं, और हम देखेंगे कि आप कैसे बायो एनर्जी प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर ये औषधियां बायो एनर्जी हैं तो इनका हानि रहित ये हो ही नहीं सकती हैं। अगर एनर्जी शरीर में ज़्यादा चली जाएगी, एनर्जी की एक लिमिट, एक क्राइटेरिया है शरीर को बर्दाश्त करने की, को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को संरक्षित करने की, उसके बाद वो नहीं रख पाएंगे तो हमारा एग्रावेशन भी होगा। आप विटामिन की गोलियां, अगर आपको विटामिन की जरूरत नहीं है और आप विटामिन खा लेते हैं तो आपके तमाम फोड़े फुंसी निकल आते हैं। विटामिन, अभी मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं वहां भी एक विटामिन की बात आएगी। तो अब सवाल यह है कि ईएच की औषधियां क्या क्षारीय हैं? दरअसल ईएच की औषधियां ना होकर के एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स का अपना एक पीएच मान होता है। ये पीएच मान पीएच 4 से लेकर के पीएच 6 के बीच का होता है, और जब हम पीएच 4 से नीचे के पीएच मान वाला कोई भी पदार्थ हम ग्रहण करेंगे तो हमारे एंजाइम्स की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा। जहां तक खटाई का संबंध है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खाने का और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के आगे पीछे खाने का, खटाई से तात्पर्य वे खट्टे पदार्थ जिनका पीएच मान 4 से कम हो, 3.9 तक या 4 तक, 2.1, 1.2, चूंकि जो एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू है वो होती है 7 के ऊपर 7 to 14 क्षारीय होता है और 1 to 7 अम्लीय होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंजाइम्स हैं और इनका पीएच मान 4 से लेकर के 6 के बीच होता है, तो जब हम 4 पीएच मान से नीचे वाला कोई भी पदार्थ खा लेंगे जिसका पीएच वैल्यू, यानी जिसके एच आयन की जो सांद्रता है, जो एच आयन का कंसंट्रेशन है, एच आयन का जो आयनाइजेशन है, जो उनकी संख्या है, चूंकि पीएच मान पे चर्चा लंबी हो जाएगी, सिर्फ इतना आप समझें कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका पीएच मान 4 से कम हो, ऐसे भोज्य पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एंजाइम रूपी औषधियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है खट्टे पदार्थों का सेवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के आगे पीछे न किया जाए। बाकी क्षारीय और अम्लीय का यहाँ कोई संबंध नहीं है कि ये दवाएं क्षारीय हैं। ये दवाएं क्षारीय कहाँ हैं? ये तो 4 से लेकर के 6 पीएच मान पर ये काम करती हैं, तो क्षारीय होने कोई सवाल ही नहीं। क्षारीय तो जब हम 7 से ऊपर बढ़ेंगे तब ये क्षारीय होंगी। सिर्फ इतनी सी बात।
मैं समझता हूं कि ईएच की दवाएं क्षारीय नहीं है, बल्कि इनका एक निश्चित पीएच मान है, और उस पीएच मान के नीचे के पीएच मान वाले पदार्थों को खाने पर इसका प्रभाव कम भी हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।